तिलहन फसल का उपयोग क्या है? भोजन बनाने में। खाना दो बनाने उपयोग है। में तिलहन फसल जीने का के। दो उपयोग है। हाँ, अभी तुम लोग एक बार म्यूट कर लो, चलो हम ही बोल रहे हैं। हाँ, तिलहन फसल का दो उपयोग है। पहला तो हो गया भोजन बनाने के लिए एक माध्यम है वह, है ना। ऑयली फूड, भारत जैसे देशों में ऑयली फूड का बहुत चलन है, तो तेल के बिना यहाँ खाना नहीं बनता है। तो पहला तो हो गया भोजन के लिए, और दूसरा जो है बहुत सारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जैसे श्रृंगार का सामान या साबुन साबुन इत्यादि में जो है तेल का इस्तेमाल होता है। तो यह दो उसका इस्तेमाल हो गया। अब तिलहन में कौन कौन सा फसल आएगा, तो उसमें जो है एक तो आता है तुम्हारा सरसों, मूंगफली, ठीक है। इसमें कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन मूंगफली है। आपके बिहार में तो सरसों का ज्यादा चलन है, लेकिन आप अगर दक्षिण भारत जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मूंगफली का बहुत ज्यादा चलन होता है। तो मूंगफली कहता है कि तिलहन के, भारत के कुल तिलहन का, गुजरात वगैरह में भी आप जाएंगे तो आपको मूंगफली का बहुत ज्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इसलिए तिलहन उत्पादन में जो है मूंगफली पहला स्थान रखता है। इसके अलावा तो और हो ही गया अलसी, सरसों इत्यादि अन्य फसलें। तो यह हो गया तिलहन का बात। अब देखना है चाय। चाय जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे, है ना। तो चाय का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? चाय का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको हम बताते चलें। चाय, पहला तो क्या है कि चाय रोपण कृषि है। रोपण कृषि में तुम्हारे बुक में जो दिया है, एक चाय और कॉफी, ये दोनों दिया है। यदि प्रश्न आता है कि रोपण कृषि का दो फसल का नाम बताइए, तो आप चाय और कॉफी का नाम बता सकते हैं। वैसे और भी होता है, लेकिन चाय और कॉफी का डिटेल में अध्ययन करना है। दूसरा, पेय फसल। पेय का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पेय फसल का मतलब समझ रहे हैं? पीने पीने लायक, जिसमें वह फसल जिसके पीने वाले। इस्तेमाल से कोई पेय पदार्थ बनता है। तो चाय और कॉफी दोनों को हम लोग पेय फसल की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो यह रोपण कृषि भी है और यह पेय फसल भी है। फिर चाय की अगर विशेषताएं देखेंगे तो जो तुम लोग को रोपण कृषि का विशेषता था, वह सारा विशेषता चाय का विशेषता भी होगा। तो पहले तुम लोग कृषि के प्रकार में हम पढ़ा दिए हैं कि रोपण कृषि की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं मतलब कैसे कंडीशन में लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। फिर कहता है कि ह्यूमस होना चाहिए, जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, ये सब तो है ही। जल निकास का मतलब आपको हम बता दें, चाय का खेती में जल निकास का क्या महत्व है। आप में से लोग ये बताइए, चाय कभी भी प्लेन एरिया में नहीं देखेंगे आप। तो कहता है कि ढालू भूमि पर यदि चाय की खेती होती है, उसका मुख्य वजह यह है कि चाय को पानी मिलना चाहिए, लेकिन वह पानी रुकना नहीं चाहिए। जैसे धान में या पटसन इत्यादि में पानी रुकता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चाय में यदि पानी रुक गया जड़ पर तो वह पौधा को खराब कर देता है। इसलिए ढाल वाली भूमि पर क्या होता है, पानी रुकता नहीं है, मिलता है, पौधे को पानी मिल जाता है, फिर वह आगे बढ़ता रहता है पानी। तो ऐसा ही जमीन चाहिए जहां उसको पानी मिले लेकिन रुके नहीं पानी। इसलिए चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर होती है। दूसरी बात, यदि आप किताब में चाय का खेती का मैप देखें, ये चित्र देखेंगे जहाँ चाय की खेती होती है, तो वह एक चित्र दिया है, उस चित्र को देख के कोई बताओ उससे क्या समझ में आता है चाय के बारे में आपको, चित्र को देख करके। श्रमिकों की हाँ, श्रमिकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। कोई और बात बताइए। रॉ बना के उत्पादन। चाय की पत्तियों कुछ एक बात और बताइए इसका, चाय का पंक्ति में होता है। हाँ,
पंक्ति में रोपा जाता है। पंक्ति में तो रोपा जाता है, चलो ठीक है, पंक्ति का भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। इसमें एक चीज तुम लोग देखो, चित्र में दिया है, चाय का पौधा तो झाड़ी होता है एक्चुअली में। आप चाय का देखे होंगे टी गार्डन, वह झाड़ी के समान होता है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है। लेकिन आपको जहां पर चित्र दिया है चाय की कृषि का, उसमें तुम लोग देखो कुछ बड़ा बड़ा पौधा भी लगा हुआ है, बड़ा पेड़ भी है, मतलब दिखाई दे रहा यस है। हाँ, तो अब इसको यस सर। समझाते हैं। तो चाय की खेती जहां होती है, वहां पर अगर चाय डायरेक्ट धूप खाएगा, मतलब डायरेक्ट सनलाइट उसको मिलेगा, तो चाय का पत्ता जो है कड़ा हो जाएगा और उसमें बढ़िया चाय नहीं बन पाएगी। लेकिन यदि चाय को छाया प्रदान की जाएगी, तो छाया होने से चाय की पत्ती मुलायम रहती है और उससे अच्छी किस्म की चाय बनती है। इसलिए जहां भी चाय की खेती होती है, वहां पर उन खेतों को छाया प्रदान करने के लिए, अब आप थोड़ा सा बुक को फॉलो कीजिए, तो बुक में आपको मिलेगा कि खेती के लिए क्या क्या दशाएं हैं। इसमें देखो, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र, यह सब दिया है। वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु। ठीक है, कोष्ण का मतलब भी गर्म होता है। सर पाला रहित मतलब? पाला मतलब फ्रॉस्ट होता है, जो जाड़े में पाला पड़ता है ना, जाड़े में जो है जो ओस से भी जो ज्यादा जमा हुआ पानी का जैसा बूंद होता है, उसको पाला बोलते हैं। उससे खेत खराब हो जाता है, बहुत कम मतलब टेम्परेचर हो जाता है उससे, तो उससे कई बार फसलें बर्बाद होती हैं। तो पाला रहित होना चाहिए। फिर कहता है वर्ष भर समान रूप से होने वाली बौछार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ष भर उसको पानी मिलना चाहिए। ये सब तो हो गया इसका जलवायु की दृष्टि से या प्राकृतिक दृष्टि से क्या क्या उसके लिए चाय की खेती के लिए दशा है। अब कुछ होता है आर्थिक दृष्टि से या मतलब अन्य दृष्टि से यदि देखा जाए, तो कहता है चाय की खेती के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यह एक ऐसा खेती है चाय का जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, और उन श्रमिकों को मजदूरी दे करके, कोई किसान खुद से चाय का खेती नहीं करता है, वो मजदूरों की मदद से चाय का खेती करता है। तो इसमें सस्ते श्रमिक चाहिए। और चाय का खेती ऐसा होता है जैसे देखने में लगता है कि उद्योग धंधा चल रहा है, वह किसी फैक्ट्री के समान से मतलब चाय का खेती किया जाता है। तो यह सब एक बात है ना। और तो मुख्य कई बातें तो पहले ही बता दिया था, चाय का खेती बागान में ही होता है, मतलब जहाँ बागान होता है उसके पास में ही उसका एक फैक्ट्री होता है जहाँ चाय का प्रोसेस किया जाता है। तो ये सब भी बात है। इसके बाद कहता है कि भारत में चाय का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है। असम। असम। पश्चिम बंगाल। यह हाँ, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, असम। सबसे अधिक चाय भारत में असम में होती है, ये याद रखना है। दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल का अरे, पश्चिम बंगाल का चाय में दूसरा स्थान है, पहला स्थान असम का है। इसलिए पहला स्थान बोलने से यदि कोई प्रश्न आता है तो उसका आंसर असम देना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल में भारत की बेस्ट चाय बनती है, क्योंकि तुम्हारा दार्जिलिंग के क्षेत्र में जो है भारत की सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय उत्पन्न होती है। तो यह सब बात है। कुछ अन्य राज्यों का भी नाम दिया है ना। वैसे दक्षिण भारत में भी चाय होता है, तमिलनाडु वगैरह में। अब चले आइए कॉफी में। भारत में कॉफी कम होता है, लेकिन जो भी कॉफी होता है यह विश्व का बेस्ट क्वालिटी का कॉफी होता है ना। तो भारत की कॉफी दुनिया की एक बेस्ट क्वालिटी की कॉफी मानी जाती है। और भारत की कॉफी सबसे पहले एक कर्नाटक में एक पहाड़ है जिसको बाबा बुदन की पहाड़ी बोलते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, वहां पर सबसे पहले इसकी खेती स्टार्ट हुई थी। आज भी भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में होता है। कॉफी बोलने से आप समझ जाइएगा पहला राज्य कर्नाटक है। फिर दूसरे तीसरे में आपको सर कॉफी का उत्पादन बस कर्नाटक में ही होता है? सबसे अधिक, सबसे अधिक कर्नाटक में होता है।
चलो और एक बात बता दें आपको, नीलगिरी का पहाड़ है दक्षिण भारत में, उस नीलगिरी के पहाड़ के इर्द गिर्द पूरा कॉफी का खेती होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों से आपका 3 एरिया या 3 राज्य सटे हुए हैं, एक है कर्नाटक, एक है केरल और एक है तमिलनाडु। तो इन तीनों राज्यों में जो है कॉफी का खेती होता है। अब चले आइए बागवानी फसल, बताइए भाई बागवानी फसल का क्या मतलब होता है? सर जैसे फल फूल सब फूल वगैरह लगाया जाता है बागवानी बागान में फल लगाते हैं। सुनो, फल फूल सब्जी वैसे फल तीनों सब्जी। बोलते जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बागवानी फसल का यदि इंग्लिश वर्ड देखोगे हॉर्टिकल्चर, तो इंग्लिश में तो इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में फल का खेती आता है ना। वैसे आपके किताब में क्या किया है, फल और सब्जी दोनों मिला के दिया है। तो हम लोग भी फल और सब्जी मिला के देख लेंगे बागवानी फसल में कि फल के बारे में क्या है और सब्जी के बारे में क्या है। तो कहता है पूरी दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है फल और सब्जी में, ठीक है। और भारत की जलवायु आपको पता है, भारत में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए भारत में अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं। उनका पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे जो है मतलब कौन कौन सा बागवानी फसल कब कब होता है ना। तो ये हो गया तुमको मतलब कि बागवानी फसल के बारे में हो गया। बागवानी फसल में कोई विशेष बात नहीं है ना। दिया है कि किस राज्य का कौन सा फल प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा फल प्रसिद्ध है बताइए? लीची। अच्छा, आप लोगों को पता ही है। तो इस प्रकार से इसमें दिया है कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी फसलें जो होती हैं वो प्रसिद्ध हैं। इसके बाद मतलब चले आओ बागवानी के बाद कौन सा टॉपिक है, थोड़ा सा देखो तो। खाद्य फसल। खाद्य फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य में कौन कौन सा दिया है? रबड़ दिया है। रबर। रबर दिया है और एक कपास जूट। ये सभी रेशेदार इम्पोर्टेंट है। फसल। हाँ सुनो बताते हैं। खाद्य फसल में एक तो तुमको रबर दिया है ना, और जूट और कपास जो है वो भी अखाद्य है, लेकिन उसका कैटेगरी रेशेदार कर दिया, तो हम लोग इसको रेशेदार में रखेंगे। तो ये जितना भी दिया है रबर, कपास और जूट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन तीनों के बारे में आया करता है क्वेश्चन सब। सबसे पहले रबर का देख लीजिए। रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखीय का मतलब होता है धरती के बीचों बीच से जो क्षेत्र है, धरती का जो मिडिल का क्षेत्र है उसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो वैसे स्थान पर रबड़ बहुत होता है जहां पर बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक तापमान दोनों चीज मिलती है। सालों भर अधिक वर्षा और सालों भर अधिक तापमान होना चाहिए रबर के लिए। तो आपको पता है जो भूमध्य रेखा है वहां पर सालों भर यही होता है ना। इसलिए भूमध्य रेखा के क्षेत्र में रबर की खेती होती है। आपको इसका कंडीशन दिया है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री से अधिक तापमान। भारत में सबसे अधिक रबर केरल में होता है, फिर अन्य राज्यों का भी नाम दिया है। अब आइए नेक्स्ट में। रबर का वृक्ष होता है। हाँ, रबर का वृक्ष होता है, ठीक है। अब आ जाओ रेशेदार फसल में। रेशेदार फसल में तुमको जूट और कपास ये दोनों है। अब रेशेदार का मतलब क्या होता है? वह फसल जिससे रेशा निकाला जाता है, अर्थात धागा बनाया जा सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं वह फसल जिससे वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो कपड़ा जिससे भी बनेगा उसको रेशेदार फसल बोलेंगे। इसमें कपास, जूट, सन और रेशम, ये 4 चीजें आती हैं मुख्य रूप से, है ना। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कपास और जूट के बारे में, ठीक है। रेशम का तो विशेष बात नहीं दिया है। हाँ, इंग्लिश में एक वर्ड है सेरीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं रेशम उत्पादन
यह याद रखिएगा। रेशम उत्पादन आपको पता है कीड़ों के द्वारा होता है वह। अब आइए कपास में। भारत में प्राचीन काल से ही कपास की खेती होती है। ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले भारत से ही कपास का खेती शुरू हुआ था, और आज भी भारत का विश्व में जो है तीसरा स्थान दिया है ना इस बुक में। तो विश्व में भारत का कपास में जो है तीसरा स्थान है ना। तो कपास के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं, इसको जरा सा बहुत ध्यान से देख लेना है। कपास के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं? उच्च तापमान। हाँ, पहला देखो, इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए। लिखा नहीं है लेकिन केवल लिख दिया है उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली हुई धूप। तो यह सब चाहिए ना, इतना चीज होना चाहिए। हल्की वर्षा। हाँ, हल्की वर्षा या सिंचाई दोनों बात मिला के दिया है। अगर कहीं वर्षा नहीं होती है जैसे पंजाब इत्यादि में, तो सिंचाई से भी कपास की खेती हो जाती है। और यह एक खरीफ की फसल है ना, 6 से 8 महीने लगते हैं। पूरा ऐसा बात दिया है डिटेल में। सबसे अधिक कपास महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्या है? कपास के बाद जूट। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को? क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बार आया है एग्जाम में। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मतलब 1 नंबर के लिए हो गया कि कौन सा फसल सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन फाइबर। तो जूट एक ऐसा फसल है जिसको हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। अब कहता है जूट के लिए आवश्यक दशाएं। तो बाढ़ के मैदान में, आपको पता है नीची जमीन में जूट का खेती सबसे अच्छा होता है। बाढ़ के मैदान में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में लगाई जाती है ना। जहाँ नई नई मिट्टी आती है, तापमान भी उच्च होता है। भारत में सबसे अधिक जूट किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। यह एक अत्यंत ही आवश्यक टॉपिक है। इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे कि प्रौद्योगिकी सुधार का मतलब क्या होता है और संस्थागत सुधार का क्या मतलब होता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार, तो लेकिन इन दोनों को अलग अलग देखना है। दोनों को मिला के देखने से तो क्लियर नहीं होगा टॉपिक। तो एक है प्रौद्योगिकी सुधार और एक है संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी है और एक है संस्थागत। तो प्रौद्योगिकी का संबंध किससे होता है? टेक्नोलॉजी से होता है, बात समझ रहे हैं। और संस्थागत का संबंध जो है कुछ संस्थाओं से और कुछ नियम और कानून से होगा। संस्थागत में कुछ संस्थाएं आएंगी एवं कुछ नियम कानून आएंगे। नियम कानून। और प्रौद्योगिकी का मतलब आप समझ लीजिए कि आधुनिक तकनीक का बात होगा इसमें। तो इसमें अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो बुक में क्या किया है, पहले संस्थागत का बात लिखा होगा, उसके बाद प्रौद्योगिकी का बात लिखा होगा, ठीक है। तो हम आपको संस्थागत सुधार में क्या क्या सुधार आया है उसका बता देंगे कि क्या क्या चीजों को आप संस्थागत सुधार बोल सकते हैं। मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ, यस सर। यस सर। दे रही है। यस सर। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, इसका समरी हम पहले लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर और साथ ही साथ बोलते भी चलते हैं। तो सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। प्रौद्योगिकी सुधार में हरित क्रांति अभी लिखा नहीं है, इसको खाली हम बता रहे हैं। इसके अंतर्गत आपका हरित क्रांति आता है और एक श्वेत क्रांति आता है। यह सब क्रांति का जो बात है यह आपको प्रौद्योगिकी सुधार में आएगा।
और संस्थागत सुधार में संस्थाएं और नियम कानून आते हैं। तो संस्थाएं और नियम कानून में क्या क्या आएगा उसका पूरा डिटेल आपके बुक में दिया गया है। जैसे कि भारत में जो है संस्थागत सुधार के अंतर्गत जोतों का चकबंदी किया गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ये कि जोतों की चकबंदी, जोतों की चकबंदी। फिर दूसरा हो गया सहकारिता। अभी हम शो नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा लिख रहे हैं, उसके बाद बता देंगे, ठीक है ना। सहकारिता। फिर हो गया तुम्हारा जमींदारी की समाप्ति। जमींदारी प्रथा की समाप्ति। तो यह सब जो है तुम्हारा हो गया संस्थागत सुधार का। फिर संस्थागत सुधार में कुछ और भी बातें आई थी, है ना। जैसे क्या किसानों को फसल का बीमा देना, है ना, न्यूनतम सहायता मूल्य और फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। बैंकों द्वारा ऋण, यह सब है। अभी हम एक बार स्क्रीन तुम लोग दिखा देते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें देखो, एक तो हो गया तुम्हारा प्रौद्योगिकीय सुधार। इसका अभी हम डिटेल नहीं लिखे हैं, केवल ये लिख दिया है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है आधुनिक तकनीक के द्वारा कोई कार्य करना। तो प्रौद्योगिकीय सुधार में आधुनिक तकनीक का बात आ जाएगा, है ना। और संस्थागत सुधार में जो है तुम्हारा, संस्थागत का अर्थ क्या होता है कि सरकार जो है कुछ ऐसी संस्थाएं बनाती है जिसके द्वारा किसानों को मदद मिले या खेती को लाभ पहुंचे, ठीक है। संस्थागत का मतलब समझ पा रहे हैं ना। सरकार संस्थाएं बनाती हैं जिनके द्वारा किसानों को जो है लाभ पहुंचे, तो इसको कहते हैं संस्थागत सुधार। तो अब आप इसमें से सोचिए कि वह कौन सी संस्थाएं हैं जो सरकार ने बनाई। तो एक हो जाएगा बैंक। सरकार ने बैंकों का निर्माण किया और उस बैंक के द्वारा किसानों को जो है, आपको पता है कि किसानों को ऋण मिलता है बैंक से और उसका ब्याज दर भी कम होता है एग्रीकल्चर लोन के लिए। फिर इसी तरह से सरकार ने क्या किया, सहकारी संस्थाओं का स्थापना किया। तो सहकारी संस्थाओं का स्थापना करना भी क्या है, एक संस्थागत सुधार है। तो इस तरह से सरकार जो संस्थाएं बनाती है वह सभी संस्थाएं संस्थागत सुधार के अंतर्गत आएगा। दूसरा बात, नियम कानून बनाना। नियम कानून बनाना भी एक तरह का संस्थागत सुधार है। नियम कानून कैसे बनाया, जब देश आजाद हुआ उसके बाद सरकार ने जमीन प्रथा को समाप्त कर दिया, तो यह कानून बनाया, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। और क्या नियम बनाया सरकार ने, जोतों का चकबंदी। कहने का मतलब जो खेत टुकड़ों में बटे थे उन खेतों को जोड़ करके एक स्थान पर ला दिया गया, वैसे चीज को हम लोग कहते हैं जोतों की चकबंदी। तो जोतों की चकबंदी की गई, उससे क्या होता है कि बड़े बड़े खेतों पर खेती करना अच्छा होता है, इसलिए बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर दे दिया गया। किसी आदमी का 2-3 जगह खेत है, उसको मिला के एक जगह दे दिया गया, उसका किसी दूसरे किसान से एडजस्ट कर दिया गया, इस तरह से होता है। तो जोतों की चकबंदी की गई। सहकारिता का मतलब क्या होता है, किसानों का एक ग्रुप होता है, संगठन होता है, ठीक है, और वह संगठन फसल भी उगाता है, फिर फसलों को बेचने का भी काम सब लोग मिलजुल करके करते हैं। खेती का काम भी किसान लोग मिलजुल के करते हैं।
तो सहकारिता को सरकार प्रोत्साहन देती है, उसके लिए भी सरकार मदद करती है कि किसान लोग मिल मिल के अपनी सहकारी संस्थाएं बनाएं और उसके माध्यम से खेती करें। इससे बहुत लाभ होता है किसानों को सहकारी खेती करने से। तो यह सहकारिता हो गया। फसल बीमा, फसल बीमा का मतलब है कि यदि कभी अकाल पड़ जाए, कभी बाढ़ आ जाए और किसान की फसल बर्बाद हो जाए, तो फसल बीमा करा देने से क्या होता है कि जैसे बीमा कराने से आपको पता है बीमा का राशि मिलता है, तो उसी तरह से फसल का नुकसान होने से उसका भरपाई जो है सरकार द्वारा किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका अर्थ हुआ कि प्रति वर्ष सरकार फसल का एक मूल्य निर्धारित करती है और कहती है कि इससे कम पर फसल नहीं खरीदा जाएगा। तो किसान भी निश्चिंत हो जाते हैं कि कम से कम इतना रुपया तो हमें मिलेगा ही। मान लीजिए धान का सरकार ने न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया, सपोज कहिए 20 रुपया, तो किसान निश्चिंत है कि कम से कम 20 रुपया तो हमें मिल ही जाएगा। और यह समर्थन मूल्य सरकार बराबर बढ़ाती रहती है, इससे भी किसान को लाभ होता है। तो यह था आपका प्रौद्योगिकी सुधार और एक था संस्थागत सुधार। इसमें प्रौद्योगिकी सुधार में मैंने 2 बात लिखा है। क्या लिखा है? हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो प्रौद्योगिकी सुधार जो है वो आधुनिक तकनीक के द्वारा हुआ था। तो ये पहले समझना होगा कि आधुनिक तकनीक क्या है। आधुनिक तकनीक में जो भी मॉडर्न होता है, जैसे नया वैरायटी का बीज जिसको HYV सीड बोलते हैं, नया वैरायटी का बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, उन्नत किस्म के बीज, उससे खेती की जाती है। क्योंकि आपको पता है परंपरागत बीज में दाना कम होता है और नया जो खेती होता है, नया बीज मार्केट से खरीद के खेती करते हैं, उसमें अधिक दाना होता है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आया। और क्या आया? सिंचाई के साधन, फर्टिलाइजर एक तो हो गया कि जैविक फर्टिलाइजर, जैविक खाद, उसकी बात नहीं की जाए। केमिकल फर्टिलाइजर इसके साथ आया, जिसको हम रासायनिक उर्वरक बोलते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और कीटनाशक का इस्तेमाल भी किया जाता है इसमें। फिर सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है और मशीनों का इस्तेमाल होता है। और हरित क्रांति का मतलब आपको पता है, जो चावल और गेहूं जैसी फसल है उसमें यहाँ आया था। और श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो मुख्य रूप से हरित क्रांति को आप लीजिएगा तो इसमें आपको 4 कंपोनेंट हो जाएगा। पहला HYV सीड, हिंदी में कह सकते हैं उन्नत किस्म के बीज। HYV सीड मतलब हो गया उन्नत किस्म के बीज। दूसरा हो गया उर्वरक का इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं इसमें, रासायनिक उर्वरक। कीटनाशक का इस्तेमाल करता है और सिंचाई का इस्तेमाल करता है और मशीन का इस्तेमाल करता है। ये सभी चीजें, ये सारा जो है आपका हरित क्रांति का मुख्य घटक माना जाता है। इसके बिना हरित क्रांति नहीं हो सकती। तो हरित क्रांति में जो है उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, आप चाहें तो उर्वरक कीटनाशक को मिला करके भी लिख सकते हैं। सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल, क्योंकि ये जो HYV सीड है इसको पानी नियमित रूप से, तो नियमित रूप से पानी तभी मिलेगा जब सिंचाई करेंगे। और मशीन के द्वारा खेती होती है, तरह तरह का मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो और एक संस्थागत सुधार, यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? इस टॉपिक को यस सर, अच्छे से जो है इसको पढ़ लेना, पढ़ लेने से और क्लियर होगा और कि ये कैसे कैसे हुआ था, है ना। ये जो संस्थागत सुधार है यह किस प्रकार से हुआ था, इसका डिटेल जब आप ठीक से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, और किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछिए।
प्रौद्योगिकीय सुधार का एक बार परिभाषा। किस तरह का सुधार? प्रौद्योगिकीय सुधार। प्रौद्योगिकी सुधार में हम कह सकते हैं इस सुधार के द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से, ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि को सुधारा गया, ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया, हम यह भी कह सकते हैं। आधुनिक तकनीक के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया और कृषि को अधिक सक्षम बनाया गया। और कोई प्रश्न है किसी का? सर न्यूनतम समर्थन सर। मूल्य। हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब किसान खेती करता है तो उसको पता नहीं रहता है कि उसको फसल का मूल्य क्या मिलेगा। मान लीजिए किसान ने धान की खेती की और वह धान की खेती करने में उसकी लागत का मतलब कॉस्टिंग हुआ, खेती करने में ही जो है उसको मान लो कि एक क्विंटल का जो है उसको 2000 रुपया कॉस्ट पड़ गया और बाजार में जब वह बेचने गया तो बाजार में खरीदने वाले लोग कहते हैं तुम्हारा धान तो हम लोग 1500 रुपया में खरीदेंगे। अब किसान सोचे कि नहीं, हमारा तो कॉस्ट ही 2000 रुपया है और बाजार में हमको 1500 रुपया में लोग खरीद रहे हैं, तो वह किसान तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा सरकार क्या करता है, एक मूल्य उसका फिक्स कर देता है कि कम से कम इतना मूल्य पे आपका सामान बिकेगा और सरकार खुद खरीदती है किसानों का अनाज इत्यादि। आपको पता है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, किसानों का जो भी खाद्यान्न होता है उसको खरीदती है ना, गेहूं चावल ये सब। तो मुख्य खाद्यान्नों का सरकार एक रेट फिक्स कर देती है कि कम इतना रेट में आपका सामान बिकेगा, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। और कोई प्रश्न है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलना रे। सर। स्टूडेंट्स की संख्या देखो कम है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ मतलब इतना 20-25 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट था, 30-32। सर बोर्ड पे जो भी पढ़ा है उसका एक बार शॉर्ट रूप पे भेज दीजिएगा ना। क्या चीज? अरे अभी जो देख रहे हो नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को? इसका स्क्रीनशॉट भेजना है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, भेज देंगे। और कुछ? और कोई प्रश्न है? तुम लोग तो खुद भी अगर इसका शॉट लोगे तो आ जाएगा ना मोबाइल में।